Hello students, today we are continuing our chapter Crop Productions and Management from class 8th Science. Let's continue. Harvesting of a crop is an important task. फसल को काटा जाना एक बहुत ही ज़रूरी कार्य है. द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. फसल के पकने के बाद उसे काटे जाने के जो प्रोसेस है इसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं. इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड. हार्वेस्टिंग के दौरान या तो फसल को पूरा काट लिया जाता है या उस फसल को ज़मीन के पास से काट लिया जाता है या उसे पूरी तरह से उखाड़ लिया जाता है. It takes usually takes 3 to 4 months for a cereal crop to mature. एक अनाज की फसल को मेच्योर होने में तकरीबन 3 से 4 महीने लगते हैं. हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल. हमारे देश में फसल को काटने के लिए हाथ से या तो दराती काम में ली जाती है और बाय ए मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर या मशीन के द्वारा फसल को काटा जाता है जिसे हम हार्वेस्टर कहते हैं. In the harvested crop, the grains seeds need to be separated. कटी हुई फसल में से दाने अलग करने होते हैं. From the chaff, this process is called threshing. यानी कि जो कटी हुई फसल है उसमें से जो दानों को सेपरेट किया जाता है फ्रॉम द चाफ, उस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहते हैं. This is carried out with the help of a machine called combine, which is in fact a harvester as well as a thresher. ये सारा कार्य एक मशीन के द्वारा किया जाता है जिसे हम कंबाइन कहते हैं और इसे फसल को काटा भी जाता है और साथ के साथ दानों को जो है भूसे में से सेपरेट भी किया जाता है. आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड. फसल काटे जाने के बाद कुछ डंठल जमीन में रह जाते हैं विच आर बर्न्ड बाय फार्मर्स, जिन्हें जो किसान हैं वो जला देते हैं. पहेली इज वरीड. पहेली चिंतित है. शी नोज दैट इट कॉजेज पोल्यूशन. पहेली कहती है कि इससे जो है पॉल्यूशन फैलता है या गंदगी फैलती है. इट मे ऑल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप्स लाइंग इन द फील्ड. इससे आग भी लग सकती है और आसपास के खेतों की जो फसल है उसका नुकसान हो सकता है. फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ बाय विनोइंग. जिन किसानों के पास जमीन बहुत कम मात्रा में होती है वो दानों को और भूसे को विनोइंग के द्वारा सेपरेट करते हैं. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन क्लास 6. आपने इसे क्लास 6 में पढ़ा है. तो यहाँ पे ऊपर डायग्राम है कंबाइन का जिसमें जो है हार्वेस्टिंग और जो थ्रेशिंग का काम है वो साथ में होता है. नीचे है विनोइंग मशीन जिसे आप देख सकते हैं. हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. After 3 or 4 months of hard work, there comes a day of the harvest. 3 से 4 महीने मेहनत करने के बाद दिन आता है जब फसल तैयार हो जाती है और फसल को काटा जाता है. The sight of golden fields of standing crop laden with grains fills the heart of farmers with joy and a sense of well-being. खेतों के अंदर खड़ी हुई फसल जो सुनहरे रंग की दिखती है उसे देख करके किसान का दिल है खुश हो जाता है और बेहतर महसूस करता है. द एफर्ट्स ऑफ द पास्ट सीजन हैव बॉर्न फ्रूट एंड इट्स टाइम टू रिलैक्स एंड एंजॉय ए लिटिल. उनके प्रयास हैं पिछले सीज़न के, उसमें फल आ रहे हैं और यह वक्त है आराम करने का और थोड़ा इंजॉय करने का. द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज़ दस ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया. इसीलिए ये जो समय है जिस टाइम पे फसल को काटा जाता है यह खुशी का मौका है भारत के अनेक प्रदेशों का. मैन एंड वीमेन सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंथुसियाज्म. आदमी और औरत इसे बहुत उत्साह से मनाते हैं. स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबन्या एंड बिहू. प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के अंदर ये स्पेशल फेस्टिवल्स हैं जो फसल से रिलेटेड हैं.
फसल की कटाई से रिलेटेड हैं, ये हैं पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबन्या और बिहू, जो हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में सेलिब्रेट किए जाते हैं या मनाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज 1.9 इज स्टोरेज। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। जो फसल हमने पैदा की है उसे स्टोर करना एक बहुत ज़रूरी काम है। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर जो फसल है, जो दाने हमने निकाले हैं, उन्हें हमें लंबे टाइम तक रखना है, तो हमें उन्हें सुरक्षित रखना होगा नमी से, कीड़ों से, चूहों से और कीटाणुओं से। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। कटे हुए दानों में ज़्यादा नमी होती है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, they may get spoiled or attacked by organism, making them unfit for use or for germination. अगर फ्रेश बिल्कुल ताज़ा कटी हुई फसल के दानों को हम स्टोर करेंगे बिना सुखाए, तो उनके खराब होने का खतरा है। उनके ऊपर कीटाणु आ सकते हैं और वो उसे खाने के लिए और उगाने के लिए बिल्कुल बेकार कर देंगे। Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. इसीलिए दानों को स्टोर करने से पहले उन्हें सूरज की रोशनी में पूरी तरह से सुखा करके उनके मॉइस्चर को या नमी को बिल्कुल कम कर दिया जाता है। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगाई। इससे क्या है कि कीड़ों का, कीटाणुओं का और फंगस का जो है उन पे असर कम हो जाता है। आई सॉ माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग व्हीट। मेरी माँ ने कुछ सूखी हुई नीम की पत्तियाँ लोहे के एक ड्रम में जिसमें गेहूँ इकट्ठा किया हुआ था उसमें डाली। आई वंडर वाई। मैंने आश्चर्य किया कि क्यों। क्योंकि नीम की पत्तियाँ डालने से उसमें जो है कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं, इसलिए यूजुअली नीम की पत्तियाँ स्टोर किए हुए अनाज में डाली जाती हैं। फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स। किसान हैं वो अपने जो अनाज है उसे जूट के बैग्स होते हैं या जूट की बोरियां होती हैं उनमें रखते हैं, या जो है मेटल के बने हुए जो बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं उनके अंदर रखते हैं। However, large scale storage of grains is done in silos and granaries to protect them from pests like rats and insects. हाँ, बहुत अधिक मात्रा में अनाज को रखने के लिए सीलोज और ग्रेनरीज का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उन्हें अनाज को कीट से, चूहों से और इंसेक्ट से या जो है जो कीड़े होते हैं उनसे बचाया जा सके। ऊपर की डायग्राम के अंदर फिगर 1.10 ए में सीलोज दिखाए गए हैं जिसके अंदर की जो अनाज है उसे स्टोर किया जाता है। नीचे फिगर 1.10 बी में अनाज को स्टोर करने के लिए गनी बैग्स में, ग्रेनरीज में स्टोर किया जाता है। नाउ ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। घर में सूखी नीम की पत्तियाँ अनाज को स्टोर करने, अनाज को इकट्ठा करने में काम में ली जाती हैं। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन इन बिग गोडाम, स्पेशल केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत अधिक मात्रा में अनाज को गोडाम्स में रखने के लिए रासायनिक इलाज किया जाता है जिससे कि जो अनाज है वो कीट से और कीटाणुओं से सुरक्षित रह सके। 1.10 फूड फ्रॉम एनिमल्स। जो भोजन हम जानवरों से प्राप्त करते हैं। एक्टिविटी 1.3 मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। ये ऐसी टेबल आप बनाइए और उसे पूरा कीजिए। फर्स्ट फूड है मिल्क। मिल्क हमें कहाँ से मिलता है? सोर्स है काउ, बफेलो, शी गोट, शी कैमल। गाय से, भैंस से, बकरी से और ऊँटनी से हमें दूध मिलता है। इसी तरीके से हम देख सकते हैं एग्स हैं। एग्स हमें
hen से मिलते हैं और मुर्गी से मिलते हैं हमें अंडे। इसी तरीके से हम देख सकते हैं मीट है, मीट हमें जानवरों से ही मिलता है। उसके अंदर क्या आते हैं जो है शीप हो सकती है, गोट हो सकती है और बफेलोज़ हो सकती हैं एंड सो ऑन। सो इस इस तरीके से हमें जो जानवर हैं उनसे भी भोजन मिलता है। जैसे फ़िश है, फ़िश हमें जो मिलेगी वो हमें जो सी शोर पे फ़िशेज़ मिलेंगी जो खाने के काम में आती हैं, फूड की तरह से काम में आती हैं। स्पेशली जो एरिया है समुद्र तट के पास में है वहाँ पे। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। जब टेबल पूरी होगी तो हमें पता लगेगा कि पेड़ों की तरह से जो जानवर हैं वो भी हमें अलग अलग प्रकार के भोजन देते हैं। जैसा कि मैंने अभी कुछ टेबल की कुछ चीज़ों के बारे में बताया। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। बहुत सारे लोग जो समुद्र के किनारे रहते हैं वो मछली खाते हैं अपने भोजन में। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड दैट अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। पिछले क्लासेस के अंदर आपने उस भोजन के बारे में पढ़ा जो हमें पेड़ पौधों से मिलता है। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सोइंग एक्सेट्रा। अभी हमने देखा कि अनाज उगाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स जो पड़ाव हमें पार करने पड़ते हैं, जिसके अंदर हमें अच्छे दानों को चुनना, उन्हें बोना वगैरह वगैरह। Similarly, animals reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care. इसी तरीके से जानवर जो चाहे घर में हों या फार्म पे हों, उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन, रहने का स्थान और केयर की ज़रूरत होती है। When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. जब यह कार्य बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है तो उसे हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ। मछली है वो भोजन के लिए अच्छी है। वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन वाइटामिन डी। हमें कॉड लिवर ऑयल फिश से मिलता है जो कि वाइटामिन डी के अंदर प्रचुर मात्रा में जिसमें वाइटामिन डी होता है। Summary of what we have learned. In order to provide food to our growing population, we need to adapt certain agricultural practices. बढ़ती हुई पॉपुलेशन को भोजन देने के लिए हमें कुछ खेती के तरीके अपनाने पड़ते हैं। सेम काइंड ऑफ प्लांट्स कल्टिवेटेड एट अ प्लेस कंस्टिट्यूट ए क्रॉप। एक ही तरह के पौधे एक खेत में उगाए जाते हैं तो हम उसे क्रॉप कहते हैं। इन इंडिया crops can be broadly categorized into two types based on season, rabi and kharif crops. अब हमारे देश में जो फसलें हैं उन्हें दो अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है, रबी की फसल या खरीफ की फसल। इट इज़ नेसेसरी टू प्रिपेयर सॉइल बाय टिलिंग एंड लेवलिंग। ज़मीन को तैयार करने के लिए उसे टिलिंग से और लेवल करके तैयार किया जाता है। प्लोग एंड लेवलर्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। हलों को और लेवलर्स को इसके लिए काम में लिया जाता है। सोइंग ऑफ सीड्स एट अप्रोप्रिएट डेप्थ एंड डिस्टेंस गिव्स गुड यील्ड। अनाज को या दानों को पर्याप्त दूरी पे और पर्याप्त गहराई पे बोने से अच्छी पैदावार होती है। गुड वेराइटी ऑफ सीड्स आर सोन आफ्टर सिलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड्स। अच्छे दानों को चुनने के बाद में उन्हें बोया जाता है। सोइंग इज़ डन बाय सीड ड्रिल्स। और बोने का कार्य सीड ड्रिल्स के माध्यम से भी किया जाता है। सॉइल नीड्स रेप्लिशमेंट एंड एनरिचमेंट थ्रू द यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर फर्टिलाइजर्स। मिट्टी को पूर्ति के लिए हमें खाद का इस्तेमाल या उर्वरकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैज़ इंक्रीज ट्रेमेंडसली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप वेराइटीज़। नई फसलों के साथ में जो रासायनिक उर्वरक हैं उनका इस्तेमाल भी बढ़ा है। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट अप्रोप्रिएट इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। फसलों को समय समय पर पानी देने के कार्य को इरीगेशन कहते हैं। वीडिंग इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड अल्ट कल्टिवेटेड प्लांट्स कॉल्ड वीड्स। वीडिंग के अंदर हम खरपतवार जो है उसे हटाते हैं जो कि नॉर्मल जो क्रॉप होती है उसके साथ उगाती है। हार्वेस्टिंग इज कटिंग ऑफ मेच्योर क्रॉप मैनुअली और बाय मशीन्स। हार्वेस्टिंग के अंदर हम एक तैयार फसल को
हाथ से या मशीनों के द्वारा काटते हैं। सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम chaff इज कॉल्ड थ्रेशिंग। दानों को भूसे से अलग करने के कार्य को थ्रेशिंग कहा जाता है। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दानों को तरीके से स्टोर करने से उन्हें कीट से और कीटाणुओं से बचाया जा सकता है। फूड इज ऑल्सो obtained फ्रॉम एनिमल्स फॉर विच एनिमल्स आर reared। भोजन हमें जानवरों से भी मिलता है जिसके लिए हम जानवरों को केयर करते हैं। दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, और इसे हम एनिमल हस्बेंड्री का नाम देते हैं। सो इन दिस वे वी हैव completed this chapter. We have learned some important points also. Now we'll be taking the question answers in next class. Thank you.